हाँ जी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। AS 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजेस। लीजेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच एएस है। आप मान के चलिए एक क्वेश्चन इस एएस में से आपको डेफिनेटली एग्जाम में दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले लीज होता क्या है पहले हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद कितने टाइप की लीज होती है और क्या इंडिकेटर्स हैं लीज के, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टीज क्या हैं, है ना। और बहुत इम्पोर्टेंट जो टर्म्स प्रैक्टिकल करते वक्त हमें जो टर्म्स यूज़ होंगी उसको हम समझेंगे, उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लीज। लीज का मतलब क्या है? कहते हैं लीज इज एन एग्रीमेंट। लीज इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय लेसर, लेसर कौन है? लीगल ऑनर ऑफ एन एसेट। मान लीजिए मैं एक एसेट का ऑनर हूं, कन्वे टू द लेसी। लीज कहते क्या है? एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है जिसमें लेसर, मान लीजिए मैं एक एसेट का क्या हूं? लीगल ऑनर। ठीक। कन्वे कर रहा हूं टाइटल, कन्वे टू द लेसी। अब ये मैं जो एक एसेट है वो मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? कन्वे कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। किसको? अनदर पार्टी को। अनदर पार्टी कौन है? जिसका नाम क्या रखा है? लेसी बोलते हैं यहां पर। ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? लेसी। इन रिटर्न फॉर ए पेमेंट, मैं ऐसे ही आपको एसेट को यूज करने के लिए थोड़ी ना दे दूंगा, है ना। और सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, या फिर आपने कुछ मुझे पैसा दिया है या पीरियोडिक पेमेंट दोगे, दैट इज लीज रेंट, जिसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? लीज रेंट बोलते हैं। द राइट टू यूज, द राइट टू यूज एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। जो अधिकार दिया है मैंने आपको एसेट को यूज करने का, वो किस लिए है? फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। आपके और मेरे बीच में जो तय हुआ है, एसेट को मैंने आपको सौंप दिया। ये मान लीजिए एसेट है मेरी, इसको मैंने आपको सौंप दिया कुछ समय के लिए, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए यूज करने के लिए। ठीक है जी। उसको बोलते हैं लीज। लीज में कुल मिला के क्या हुआ? एक एसेट थी एक पर्सन के पास, जिस पर्सन के पास एसेट थी, जो उस एसेट का ऑनर था एक्चुअली में, है ना, लीगल ऑनर था उस एसेट का। मान लीजिए मैं इस एसेट का लीगल ऑनर हूं। मैंने ये एसेट को क्या कर दिया? कन्वे कर दिया, आपको दे दिया। ये एसेट मैंने कन्वे कर दी आपको। आप कौन हो? आप कौन हो? लेसी। अब ये लेसी कौन होता है? जो कुछ पैसा देकर, है ना, इन रिटर्न में, इन रिटर्न में, या फिर इन रिटर्न फॉर ए पेमेंट, या फिर सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। ठीक है जी, आप मंथली क्वार्टरली एनुअली पेमेंट कर रहे हैं, उसके बदले में आपको एसेट यूज करने का राइट मिल गया, है ना। द राइट टू यूज एन एसेट एट एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। तय हो गया हमारे बीच में कि इतने समय के लिए आप ये एसेट यूज करोगे। इस कंप्लीट प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लीज बोलते हैं। ठीक है जी, लीज बोलते हैं। अब लीज में एटलीस्ट आपको ये पता लग गया दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज हैं। नंबर एक, लेसर। लेसर कौन है? ऑनर ऑफ एन एसेट, एक एसेट का मालिक। मान लीजिए जैसे कि बोला कि मैं एक एसेट का मालिक हूं, आपको वो एसेट चाहिए। अब देखिए ना, एसेट को खरीदने के दो रास्ते होते हैं। या तो फिर आप उसको अपनी खरीद लीजिए या कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, है ना। पहला तरीका ये हो गया, आपने एसेट अपनी अपने पैसे से खरीदा या उसे कंस्ट्रक्ट कर लिया। पहला, एसेट खरीदा या कंस्ट्रक्ट कर लिया। दूसरा तरीका क्या है? आप उसको रेंट पे ले लेते हो, है ना, आप उसको लीज पे ले लेते हो। ठीक। तो यहां पर वही चीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, वही चीज हम पढ़ रहे हैं।
तो लीज में दो पार्टीज हो गई, एक लेसर एक लेसी। लेसर कौन है? ओनर ऑफ द गुड्स। लेसी कौन है? लेसी आप काइंड ऑफ कह सकते हो टीनेंट, जो क्या है एक रेगुलर पेमेंट या सीरीज ऑफ पेमेंट या फिर एक रिटर्न ऑफ पेमेंट के बदले में एसेट को इस्तेमाल कर रहा है फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक, तो कुल मिला के ये हमारा लीज का कॉन्सेप्ट हुआ। अब कहते हैं ये जो लीज का कॉन्सेप्ट है, मतलब AS19 है, ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ पर नहीं होता। कहते हैं जी वैसे तो सभी जगह पर होता है, बट इन तीन सिचुएशंस को छोड़कर, इन तीन सिचुएशंस को छोड़कर बाकी सभी जगह पर एएस जो हमारा 19 है, अकाउंटिंग फॉर लीजेस एप्लीकेबल होता है। वो तीन सिचुएशन कौन सी हैं? पहला, लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर, मेटल्स एंड अदर मिनरल राइट्स। नेचुरल रिसोर्सेज के केस में AS19 एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चलती हैं, है ना, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग और सब कुछ होता है। नंबर दो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर आइटम्स सच एस मोशन पिक्चर फिल्म्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन सिचुएशंस में यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो गई, यहाँ पर एक्चुअली में पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स एक्ट लगते हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पर AS19 के अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन नहीं होती है, अकाउंटिंग नहीं होती है। ठीक है जी। लीज पे कोई मान लीजिए जैसे मूवीज़ बनती हैं, ठीक है, आप कोई शूटिंग नॉर्मली आपने देखा होगा, मान लीजिए आप स्टूडियो होते हैं, है ना, किसी मान लीजिए कोई पंजाबी फिल्म है, तो उन्होंने कहीं पर किसी स्टेट में जाकर वहाँ पर शूटिंग करनी है, तो वो सारा अपना सेट ले जाने के बजाय वो कहते हैं कि भाई हम आपका कोई मान लीजिए वहाँ पर स्टूडियो बना हुआ है किसी का, किसी कंपनी का ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करते होंगे, उसको रेंट पे ले लेते होंगे, लीज पे ले लेते होंगे कि भाई इतने घंटे के लिए हमें आपका स्टूडियो चाहिए, ठीक है, यूज़ करने के लिए। तो वो एज पर द एग्री टर्म्स, ठीक है, वो इस सॉरी इस्तेमाल करने के लिए दे देते होंगे। ठीक, तो वहाँ पर AS19 जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है जी। उसके बाद लीज एग्रीमेंट टू यूज लैंड। लैंड के केस में भी जो AS19 है वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर भी आपको पता है इमोल प्रॉपर्टी के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। ठीक है जी। तो कुल मिला के तीन सिचुएशंस में अगर हम बात करें, AS19 एप्लीकेबल नहीं होता। पहला, नेचुरल रिसोर्सेज के केस में, दूसरा मोशन पिक्चर फिल्म्स के केस में, तीसरा लैंड्स के केस में, यूज ऑफ लैंड के केस में, यूज ऑफ लैंड, मोशन पिक्चर फिल्म्स और नेचुरल रिसोर्सेज। इन तीन सिचुएशन में AS19 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी जो भी है ना, बाकी जो भी एसेट्स होती हैं उन सभी सिचुएशंस में आपका AS19 एप्लीकेबल होता है। मतलब जहाँ जहाँ पर लीज एग्रीमेंट अराइज होगा वहाँ वहाँ पर अकाउंटिंग जो है एज पर द AS19 आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी। ठीक है सर, समझ आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जी, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है जी। अब डेफिनेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसको कंट्रोल में करना है तो आपको, जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बेसिस पर ही अकाउंट इनकम टैक्स आगे बढ़ता है। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला AS, अब यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग टर्म्स यूज़ करेंगे, पहले उसको बड़े अच्छे से समझेंगे, देन फिर आपको बड़े इजीली जो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स आपको आने वाले हैं वो समझ आ जाएंगे बड़े मज़े से। पहला चलिए बात करते हैं लीज टर्म। लीज टर्म क्या होता है? लीज टर्म इज द नॉन कैंसलेबल पीरियड, नॉन कैंसलेबल पीरियड फॉर विच, नॉन कैंसलेबल पीरियड फॉर विच। अब नॉन कैंसलेबल पीरियड क्या है? चलिए उससे पहले हम नॉन कैंसलेबल लीज ही पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। नॉन कैंसलेबल लीज ही पढ़ लेते हैं। तो नॉन कैंसलेबल लीज क्या है?
जो कैंसिल नहीं हो सकती है ना, वही वही लीज को नॉन कैंसलेबल बोलोगे। जो कैंसिल नहीं हो सकती लीज, वो नॉन कैंसलेबल हो गई। अब कहते हैं एक लीज, नॉन कैंसलेबल लीज कब होगी? कहते हैं एक नॉन कैंसलेबल लीज इज ए लीज दैट इज कैंसलेबल ओनली। मतलब जो क्या है, कैंसल हो सकती है सिर्फ और सिर्फ इन सिचुएशंस में। ठीक है जी। कहते हैं नॉन कैंसलेबल लीज इज ए लीज। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन कैंसलेबल लीज भी कैंसिल हो सकती है, बट सिर्फ इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। वो कौन कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं? नंबर एक, अपॉन द अक्रंस ऑफ सम रिमोट कंटिंजेंसी। कुछ रिमोट कंटिंजेंसी अक्कर होती है जिसकी वजह से मजबूरन हमें लीज जो है वो कैंसिल करनी पड़ रही है, पहला कारण। दूसरा, विद द परमिशन ऑफ लेसर। ऑनर की परमिशन के साथ साथ लेसी ने क्या कर दी? लीज कैंसल कर दी। ठीक है जी, बट उसमें मंजूरी थी। मंजूरी थी किसकी? लेसर की। तीसरा, इफ द लेसी एंटर इनटू ए न्यू लीज। लेसी जो है न्यू लीज में एंटर कर गया फॉर द सेम और एन इक्वलेंट एसेट विद द सेम लेसर। ठीक है जी। मतलब लेसी ने क्या किया? लेसर के साथ नए नए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, मान लीजिए। ठीक है, लेसी एंटर इनटू ए न्यू लीज। न्यू लीज एग्रीमेंट में वो एंटर हो गया विद द सेम एसेट और इक्वलेंट एसेट। मान लीजिए ये स्टाइलस है, ये एसेट है मेरे पास। ये एसेट के लिए मैंने आपको लीज टर्म, लीज कॉन्ट्रैक्ट, हमने लीज एग्रीमेंट बनाया। ठीक है जी। और ये तय हुआ था कि ये लीज नॉन कैंसलेबल लीज होगी। ठीक है जी, नॉन कैंसलेबल लीज कैंसिल नहीं कर सकते। अब इस लीज को कैंसिल कब कर सकते हैं? पहली तो एक रिमोट कंटिंजेंसी है, पहली तो रिमोट कंटिंजेंसी के केस में। दूसरा, मेरी परमिशन से मैं कहता हूं चलो कोई बात नहीं कर लो। दूसरा, तीसरा, अगर आप इक्वलेंट एसेट, मान लीजिए ऐसा कोई मेरे पास दूसरा स्टाइलस था, दूसरी एसेट थी, इक्वलेंट एसेट थी। ठीक है, तो मैंने उस एसेट के साथ आपका एग्रीमेंट कर लिया है ना, इक्वलेंट एसेट के लिए क्या कर दिया? नया लीज एग्रीमेंट कर लिया। तो उस केस में भी क्या हो सकती है? कैंसिल हो सकती है। पुरानी वाली लीज कैंसिल हो जाएगी, है ना, और नई लीज एग्रीमेंट बन जाएगा। नंबर 4, अपॉन पेमेंट बाय द लेसी ऑफ एन एडिशनल अमाउंट सच दैट एन इंसेप्शन, इंसेप्शन क्या होता है? स्टार्टिंग, continuation of the lease is reasonably certain। कहते हैं upon payment by the lessee of an additional amount such that, कहते हैं पेमेंट, एडिशनल अमाउंट की पेमेंट करी किसने? लेसी ने, स्टार्टिंग में ही। किस लिए? लीज को रिजनेबली सर्टेन करने के लिए, कंटिन्यूशन करने के लिए, कि वही लीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इन चार सिचुएशंस में जो नॉन कैंसलेबल लीज जो है वो क्या हो सकती है? कैंसिल हो सकती है। पहला, रिमोट कंटिंजेंसी के केस में कोई रिमोट कंटिंजेंसी हैपन हो गई है, अक्कर हो गई है। दूसरा, लेसर की परमिशन से। तीसरा, लेसर और लेसी के बीच में सेम एसेट के लिए क्या हो गया हुआ है? एग्रीमेंट हो गया हुआ है। इक्विवेलेंट एसेट या सेम एसेट के लिए नया एग्रीमेंट हो गया हुआ है। ठीक है, चौथा और लास्ट, एडिशनल अमाउंट पेमेंट करने पर लेसी द्वारा। ठीक है जी, स्टार्टिंग में ही, इंसेप्शन में ही एडिशनल पेमेंट कर दी गई थी नया कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ द लीज इज रीजनेबली सर्टेन। इन चार सिचुएशन में एक लीज को आप नॉन कैंसलेबल लीज बोलोगे। ठीक है जी, मतलब कैंसिल हो सकती है सिर्फ और सिर्फ इन चार सिचुएशन में एक कैंसलेबल, नॉन कैंसलेबल लीज कैंसिल हो सकती है। ठीक है जी। दूसरा, लीज टर्म। लीज टर्म क्या होता है? लीज टर्म का मतलब समझते ही हो, लाइफ, है ना, कि भाई 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी था। लीज टर्म इज द नॉन कैंसलेबल पीरियड। नॉन कैंसलेबल पीरियड कौन सा हो गया? कि इतने साल
लीज कैंसिल नहीं हो सकती, फॉर विच द लेसी हैज एग्रीड टू टेक ऑन द लीज द एसेट टुगेदर विद एनी फर्दर पीरियड, है ना, जिसके लिए लेसी ने एग्रीमेंट किया है लेसर के साथ एसेट को यूज करने का और लेने का, फॉर विच द लेसी हैज द ऑप्शन टू कंटिन्यू द लीज ऑफ द एसेट विद और विदाउट फर्दर पेमेंट। अब ये क्या है, यहां पर देखिए कहते हैं लीज टर्म क्या हुआ है, जितने समय के लिए लीज एग्रीमेंट किया गया लेसर और लेसी के बीच में, और जिसके लिए लेसी के पास ऑप्शन भी है, लेसी के पास ऑप्शन भी है कि वो एसेट को विद और विदाउट फर्दर पेमेंट कंटिन्यू भी कर सकता है उसे, फॉर विच द लेसी हैज द ऑप्शन टू कंटिन्यू द लीज ऑफ एन एसेट, है ना, इतने साल बाद वो क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है लीज को विद और विदाउट फर्दर पेमेंट, मतलब और पेमेंट एडिशनल पेमेंट करने के बाद वो उसे, मान लीजिए नॉर्मल लीज पीरियड 3 साल का था, उन्होंने कहा कि भाई आप 2 साल के लिए और रख सकते हो, ठीक है 2 साल का और दे देते हैं टाइम आपको, 2 साल और आप इसको यूज कर सकते हो फर्दर पेमेंट के साथ या विदाउट फर्दर पेमेंट, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, जो लीज रेंट लगेगा नॉर्मली वही उसी के साथ ही, तो वो भी पीरियड जो है वो लीज टर्म के अंदर ही आ गया, ठीक है, मतलब 3 साल पहले वाले हो गए, 2 साल हो गए, टोटल 5 साल हो गए लीज टर्म, ठीक है जी। विच ऑप्शन एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट लेसी विल एक्सरसाइज, मतलब लीज के शुरुआत में ही तय कर दिया जाता है कि भाई जो लेसी है वो ऑप्शन को लीज टर्म और लीज वाली लीज एसेट्स को वो एट द एक्सपायरी ऑफ द लीज टर्म वो बाय करेगा या नहीं करेगा, मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं रिजनेबली सर्टेन है कि वो एसेट को ले ही लेगा, ठीक है, रिजनेबली ले ही लेगा, ठीक है जी। द लेसी विल एक्सरसाइज, रिजनेबली सर्टेन दैट लेसी विल एक्सरसाइज, ठीक है जी, मतलब शुरुआत में ही लेसर को श्योरिटी है, अश्योरेंस है कि जो लेसी है वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ही लेगा, ठीक है जी। अब इंसेप्शन ऑफ द लीज, जैसे मैंने आपको बताया इंसेप्शन ऑफ द लीज का मतलब क्या होता है, लीज की स्टार्टिंग में, ठीक है, इंसेप्शन ऑफ द लीज इज द अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ द लीज एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू द प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफ द लीज, है ना, कि भाई अभी लीज लीज एग्रीमेंट जब बना उस समय को बोल रहे हैं इंसेप्शन ऑफ द लीज, है ना, अर्लियर ऑफ द डेट टू द लीज एग्रीमेंट, और जिस दिन कमिटमेंट करी गई दोनों पार्टियों द्वारा कि भाई हम आपको पैसे देंगे, हम आपको एसेट देंगे, तो उस समय को क्या बोल रहे हैं, इंसेप्शन ऑफ द लीज। मिनिमम लीज पेमेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के दम पे सारे प्रैक्टिकल निकलने वाले हैं, इसी पे ही आने वाले हैं, एमएलपी पे ही आने वाले हैं। अब एमएलपी का मतलब क्या होता है, कहते हैं एमएलपी मिनिमम लीज पेमेंट्स जो लेसी द्वारा लेसर को किए जाएंगी आर द पेमेंट ओवर द लीज टर्म दैट द लेसी और कैन बी रिक्वायर्ड टू मेक एक्सक्लूडिंग कंटिजेंट रेंट, excluding contingent rent, cost for services and taxes to be paid by and reimbursed by the lessor together with, ठीक है, इन चीजों को छोड़कर जो एक्चुअली में पेमेंट की जाएंगी, ठीक है, किसके द्वारा, लेसी द्वारा, किसको, लेसर को, ठीक है जी। अब देखिए मिनिमम लीज पेमेंट में, मिनिमम लीज पेमेंट में दो तरीके से, दो पॉइंट ऑफ व्यू एमएलपी होंगी, ध्यान से सुनिएगा, एक लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू, एक लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू। वो कैसे, आप सोचोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, जो लेसर ने पैसा दिया वही लेसी को पहुंचा, जो लेसर ने ऑनर ने सॉरी उल्टा बोल दिया, जो लेसी ने पैसा दिया वही लेसर के पास पहुंचा, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आपने लेसी ने, किराएदार ने जो वो पैसा जो पे किया वो 10 रुपये था, मेरे पास 12 रुपये है, नहीं ना, जो आपने पे किया वही मेरे पास आया, जो लेसी ने पे किया वही लेसर के पास आया। पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है,
दोनों में शब्दों में डिफरेंस है। वो कैसे है? देखिए, अगर आप लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू एमएलपी दिखना चाह रहे हैं, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या होगा, आप दो चीजें मुझे पे करोगे। लेसी लेसर को दो चीजें पे करेगा। एक एक कहते हैं, इन केस ऑफ ए लेसी एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द लेसी। आपने जो मुझे लीज रेंट पे किया, आपने जो मुझे लीज रेंट पे किया वो आएगा, प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जीआरवी। अब ये जीआरवी क्या चीज है? गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है ना, टुगेदर विद एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड बाय ऑन द बिहाफ ऑफ द लेसी। एक्चुअली में पहले मैं आपको बताता हूँ रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों पे फिर आगे हम तीन आपको टर्म्स पढ़ने को मिलेंगी जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू में आगे दो, जीआरवी दैट इज गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, एक यूजीआरवी दैट इज अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, एक अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। पहले ये तीनों टर्म्स पढ़ते हैं, फिर वापस इसी पे आएंगे, एमएलबी पे आएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले चलिए रेजिडुअल वैल्यू पढ़ाते हैं आपको। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू का वैसे तो हमें मतलब पता ही है। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब नॉर्मली क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू, है ना, जो एसेट की लाइफ के एंड में जो पैसा एसेट को बेच कर मिलता है ना। रेजिडुअल वैल्यू जनरल टर्म में अगर हम बात करें, जो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी समझा है अकाउंट्स, उसमें आपने ये समझा कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? जो एसेट की इकोनॉमिक लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ के एंड में उस एसेट को जो बेच के हमें पैसा मिलता है, उससे हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है? रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ए लीज्ड एसेट इज द एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। समझे कि जो भी पैसा मिलने वाला है, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू होने वाली है इस एसेट का, जो भी लीज टर्म होगा उसके एंड में मुझे पैसा जो मिलने वाला है। समझ रहे हो? लीज टर्म जो है, मान लीजिए 5 साल है लीज टर्म। अब 5 साल के एंड में मुझे जो भी, मुझे मतलब लेसर को जो भी पैसा मिलने वाला है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। ठीक, जो भी उसकी फेयर वैल्यू, पैसा मिलने वाला है, या फिर इसको आप सिंपल लैंग्वेज में, एक्यूरेट लैंग्वेज में बोल सकते हो, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू, है ना। पैसा मिलने वाला है वही फेयर वैल्यू होती है एक्चुअली में। ठीक है, वो आगे क्लियर क्लियर कर देता हूँ मैं जब आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तो यहीं पर ही अभी तो आज ही। अब रेजिडुअल वैल्यू से मैंने आपको बोला दो चीजें, एक जीआरवी निकलती है, एक यूजीआरवी। एक जीआरवी दैट इज गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, एक अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज इन केस ऑफ लेसी, in case of lessee, the part of the residual value which is guaranteed by the lessee or party on the behalf of the lessee, the amount of the guarantee being maximum amount that could in any event become payable। कहते हैं लेसी या लेसी के बिहाफ पे या कोई और पार्टी गारंटी दे रहा है कि भाई 5 साल के बाद ये एसेट मैं इतने की खरीद ही लूंगा। आपने मेरे से, ए ने क्या किया? एसेट खरीदी, मेरे लीज पे ली, 5 साल के लिए ली, और 5 साल बोला कि भाई, ए ने या ए के बिहाफ पे किसी और पर्सन ने बोला कि भाई
5 साल के बाद, ठीक है, इतने की तो मैं खरीद ही लूंगी, ले लूंगा, ठीक है। गारंटी बाय द लेसी, गारंटेड बाय द लेसी और बाय ए पार्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द लेसी, है ना। लेसी ने गारंटी दी है या उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन ने गारंटी दी है कि भाई हम ये एसेट खरीदने को तैयार हैं इतने वैल्यू पे, इस लीज टर्म के एक्सपायरी पर। दैट इज कॉल्ड क्या है, GRV, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। पहले हम बात करते हैं लेसी की, ठीक है जी, कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू GRV क्या हो गई, जो लेसी ने या उसके बिहाफ पे किसी पर्सन ने गारंटी दी कि इतने पैसे तो मैं देने को, गारंटेड देने को तैयार हूँ, जो भी लिख के लिखवा लीजिए, है ना। जो भी लीज टर्म का एक्सपायरी टर्म होगा, लीज टर्म जब एक्सपायर होगी तो इतने रुपए की हम एसेट खरीदने को तैयार हैं, ठीक है जी। 5 साल बाद ये एसेट इतने रुपए की खरीदने को तैयार है। दैट इज GRV एज पर द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब आते हैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू। लेसर में क्या आ गया, दैट पार्ट ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू विच इज गारंटेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द लेसी और बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। यहां पर नई चीज क्या आ गई, किसी थर्ड पार्टी ने, इंडिपेंडेंट पार्टी ने, जो क्या है फाइनेंशियली कैपेबल है डिस्चार्जिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द गारंटी, जिसकी कहते हैं फाइनेंशियल मतलब औकात है, वित्तीय उसकी जो सिचुएशन है वो स्ट्रांग है और वो गारंटी देने के लायक भी है, कैपेबल भी है, ठीक है जी। तो यहां पर मतलब क्या हुआ, जो आप कह सकते हो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू GRV का मतलब क्या हो गया, जो लेसर है उसने गारंटी, लेसर को गारंटी दी किसने, लेसी ने, लेसी ने गारंटी दी या फिर लेसी के बिहाफ पे किसी बंदे ने या किसी तीसरे इंडिपेंडेंट पर्सन ने जो फाइनेंशियली स्ट्रांग था, ठीक है। तो वो बंदे ने कहा है कि भाई लीज टर्म के बाद मैं ये एसेट खरीदने को तैयार हूं। दैट इज GRV, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है जी। डिस्चार्जिंग अंडर द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन अंडर द गारंटी, है ना, गारंटी देने को तैयार है वो, ठीक है जी। तो गारंटी देने को तैयार है कि भाई मैं लिख लीजिए मैं इतने की एसेट खरीदने को तैयार हूं, कब, लीज टर्म के एक्सपायरी पर। दैट इज GRV एज पर द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। अब आते हैं थर्ड टर्म UGRV, है ना, UGRV अनगारंटेड। अब अनगारंटेड क्या बची, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ए लीज एसेट इज द अमाउंट बाय विच रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट एक्सीड इट्स GRV। नहीं समझ आया, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। जो गारंटी दी गई, गारंटी मान लीजिए मैं हूं लेसर, ठीक है, लेसर, अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू होगी, ये जो UGRV है आप समझ के चलिए ये यूजफुल है किसके पॉइंट ऑफ व्यू, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू वो कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ, ये एसेट है, ठीक है, 3 साल की मान लीजिए लीज टर्म था, 3 साल के बाद आपने मतलब लेसी ने गारंटी दी कि मैं इतने की खरीदने को तैयार हूं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज टर्म दैट इज 3 ईयर। तो ये तो क्या हो गया, GRV, आपके लिए भी मेरे लिए भी सेम ही हो गई। गारंटी आप दे सकते हो या आपके बिहाफ पे कोई और पर्सन दे सकता है, अगर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें। और अगर मेरे बात करें, अगर मान लीजिए आप ना आपने गारंटी दी ना आपके बिहाफ पे किसी ने गारंटी दी, मेरे को किसी थर्ड पार्टी ने, इंडिपेंडेंट पार्टी ने जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थी उसने कहा कि भाई मैं ये 50 रुपए की, मान लीजिए 100 रुपए की एसेट खरीदने को तैयार हूँ एट द एक्सपायरी ऑफ लीज टर्म, ठीक, 100 रुपए की खरीदने को तैयार हूँ, ठीक है। बट मुझे पता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, या हमें असेसमेंट करवाई, वैल्यूएशन करवाई, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज टर्म पता लगा कि इसका जो लीज टर्म का फेयर वैल्यू है, सॉरी लीज एसेट का, लीज होल्ड एसेट का जो
वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, वो कितना है 125 है, उसका फेयर वैल्यू कितना है 125। ठीक है जी, फेयर वैल्यू कितना है 125। जीआरवी कितना था, जीआरवी कितना था 100, तो डिफरेंस कितना हो गया यूजीआरवी, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, कि अब कोई 25 रुपए जो एक्स्ट्रा आने की उम्मीद है उसके लिए कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, इसलिए उसे क्या बोला जा रहा है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। गारंटी में क्या हुआ, लेसी गारंटी दे रहा है या फिर लेसी के बिहाफ पे कोई पर्सन गारंटी दे रहा है या फिर कोई तीसरा इंडिपेंडेंट पार्टी मुझे मतलब लेसर को गारंटी दे रहा है कि सर मैं इतने की एसेट खरीदने को तैयार हूं एट द एक्सपायरी ऑफ लीज टर्म। ठीक है, पर अनगारंटेड क्या है, हमारे हिसाब से जो फेयर वैल्यू है एसेट की आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज टर्म वो 125 है, 125 है, बट मैं कह रहा हूं, मैं मतलब जो लेसी है, लेसर है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू इस एसेट की जो फेयर वैल्यू है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज टर्म कितनी है 125, पर गारंटी मिल रही है 100 की, 25 रुपए कहाँ गए अनगारंटेड में चले गए। तो ये है जीआरवी, यूजीआरवी और फेयर वैल्यू का फंडा। क्लियर है जी ये तीनों टर्म्स? ठीक है जी, क्योंकि इसके बिना प्रैक्टिकल नहीं समझ आने वाला। ठीक है जी, बता दीजिए फटाफट, क्लियर है ये तीनों चीजें, रेजिडुअल वैल्यू, जीआरवी, यूजीआरवी। ठीक है जी, अब इसी के बेस पे ही हम लोग एमएलपी समझने वाले हैं। ठीक है जी, अगर ये चीजें समझ आ गई तो एमएलपी भी आपको समझ आ गई। ठीक है जी, अब उससे पहले फेयर वैल्यू वर्ड यूज हुआ, फेयर वैल्यू भी चलिए पढ़ ही लेते हैं। ठीक है जी, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पहले भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, है ना। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज। ठीक है जी, फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, अमाउंट जिसके बदले में एक एसेट का आदान प्रदान किया जा सकता है, और ए लाइबिलिटी सेटल्ड, लाइबिलिटी क्या की जा सकती है, सेटल्ड की जा सकती है बिटवीन नॉलेजेबल, समझदार है ना आप, नॉलेजेबल हो, ठीक है, आपके पास जानकार नॉलेज है, ठीक है जी, जो अमाउंट आपको पता है, विलिंगफुल हो, है ना, इन एन आर्म लेंथ ट्रांसेक्शन। ठीक है जी, आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन आप कह सकते हो मार्केट प्राइस जो है, ठीक है, जो रियल प्राइस है एसेट का उसके बदले में आप, ठीक है जी, एसेट को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। ठीक है जी, रियल जो प्राइस है, फेयर वैल्यू क्या हुआ, एक प्राइस जिसके बदले में एक एसेट क्या है एक्सचेंज की जा सकती है और लाइबिलिटी सेटल्ड की जा सकती है बिटवीन द विलिंगफुल नॉलेजेबल बायर एंड सेलर्स। ठीक है जी, ऑन ऑन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। ठीक, ये है जी फेयर वैल्यू। ठीक है जी, अब वापस आते हैं जी एमएलपी पे। एमएलपी मैंने क्या बोला आपको, लीज रेंट, मिनिमम लीज पेमेंट। एमएलपी किसके पॉइंट ऑफ व्यू, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो आपने मुझे लीज रेंट दिया, जो भी रेगुलर इंटरवल्स में, रेगुलर पीरियड में, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली जो भी था, है ना, 3 साल की लीज जैसे हमने एग्जांपल लिया, तो जो मुझे लीज रेंट मिला वो प्लस जीआरवी, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, उन दोनों को मिला के जो वैल्यू आई उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, MLP, मिनिमम लीज पेमेंट। अब इसमें एक चीज थोड़ी सी मिसिंग है, वो आपको आगे जाके कंप्लीट एक्यूरेट कर दूंगा, पर अभी के लिए इतना ही समझिए। ठीक है जी, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको एक्यूरेट पता लग जाएगा कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई है। तो MLP क्या हुआ, लीज रेंट जो आपने मुझे, लेसी ने लेसर को पे किया, प्लस जीआरपी हो गई। ठीक है, ये तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू था, किसके पॉइंट ऑफ व्यू था, मिनिमम लीज पेमेंट, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब बात करते हैं MLP एज पर द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये आपने लीज रेंट दिया तो मुझे मिला भी होगा, है ना, बिल्कुल मिला होगा, रास्ते में कोई चोर थोड़ी ना खा गए। तो मिनिमम लीज पेमेंट में सबसे पहले मेरे को आपसे क्या मिला, लीज रेंट मिला, प्लस आपने जो मुझे, आपने
आपने या आपके बिहाफ पे किसी पर्सन ने या किसी थर्ड पार्टी ने मुझे गारंटी दी कि लीज टर्म एक्सपायरी के बाद पर मैं आपको सर ये एसेट इतने की खरीदने के लिए रेडी हूँ, गारंटेड, तो दैट इज जीआरवी। उसके अलावा मुझे कुछ और पैसे भी मिल सकते हैं अगर अगर मार्केट में उस समय एसेट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। जैसे मैंने बोला कि भाई 3 साल के बाद ये एसेट कितने की, फेयर वैल्यू कितनी है इसकी 125, और आपने गारंटी कितने की दी खरीदने की, 100 रुपए की। अब ऑब्वियस है, बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है, अगर ये कल को चीज 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स मार्केट में 120 की बिक्री होगी, 125 की बिक्री होगी, तो मैं 125 की बेचूंगा ना, मैं आपको 100 की क्यों बेचूंगा? है ना, बड़ी जेन्युइन सी बात है। मैं आपको ये 100 रुपए की क्यों बेचूंगा अगर मुझे वाकई सच में मेरे को 125 रुपये मिल रहे हुए तो 25 रुपये मेरे को अनगारंटेड मिलने वाले हैं, है ना, पर्सपेक्टिव है। तो प्लस यूजीआरवी ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी मिनिमम लीज पेमेंट एज पर द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। अब एक मतलब ऐसी चीज है जो लेसी ने नहीं दी पर लेसर को मिली है, वो क्या है? यूजीआरबी, याद रखिएगा। ठीक है जी। अब देखिए जरा, एमएलपी इन केस ऑफ लेसर, एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी टू द लेसर बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द लेसी, ये पढ़ा हमने, और बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी फाइनेंशियली कैपेबल ऑफ मीटिंग दिस गारंटी। ठीक है जी। ये आ गया एमएलपी, एमएलपी एज पर द लेसी एंड लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ, ये हमने पढ़ लिया है। रेजिडुअल वैल्यूज, जीआरवी गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये हमने दोनों पढ़ लिया है ना। अब बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की। इकोनॉमिक लाइफ क्या चीज है जी? इकोनॉमिक लाइफ इज ईदर द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी इकोनॉमिकली यूजेबल बाय वन और मोर यूजर, है ना। जो देखा जाए हम लोगों ने इकोनॉमिक लाइफ क्या पढ़ा हुआ है, यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ क्या पढ़ा हुआ है, यही पढ़ा हुआ है ना इकोनॉमिक लाइफ का मतलब, कि जो एसेट एक जितने साल के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेगी जिस पर्सन को, है ना, जितने एक एसेट है, मान लीजिए ये लैपटॉप है जिससे मैं काम कर रहा हूँ, है ना, और ये पेन है जो स्टाइलस जो है लैपटॉप का, तो ये मुझे जितने साल इकोनॉमिकली बेनिफिट देगा, है ना, जिससे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर पाऊंगा, क्लासेस लगा पाऊंगा, दैट इज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट, है ना। जितने साल मुझे काम दे सकेगा ये, वो इकोनॉमिक लाइफ हो गई। ठीक। द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी इकोनॉमिकली यूजेबल, इकोनॉमिकली यूजेबल का मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ साल के बाद, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है, ठीक है, अब मान लीजिए एसी है, ये लैपटॉप भी लगा लीजिए, कंप्यूटर लगा लीजिए, आपके काम का नहीं है, बट आप उसको बार बार रिपेयर करवा के, है ना, इकोनॉमिकली नहीं है वो, देखा जाए तो आप उसको बार बार रिपेयर करवा के कोशिश कर रहे हो कि उसको आगे इंक्रीज उसका टाइम, जो टर्म है वो बढ़ जाए, उसको यूज़ कर लें धक्के से, बट एक्चुअली में वो इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा होता, वो आपका टाइम ले रहा होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको एक्चुअली में बेनिफिट नहीं हो रहा, उल्टा आपको डिले, टाइम आपका ज़्यादा लिया जा रहा है, जिसकी वजह से टाइम पर काम नहीं हो पा रहा, है ना, और बहुत सारे अपना इनएफिशिएंट वे में काम कर पा रहे हो आप, तो जिसकी वजह से वो देखा जाए इकोनॉमिक लाइफ नहीं है, वो काउंट नहीं करी जाएगी। ठीक है। तो इकोनॉमिक लाइफ एक्चुअली में वो होती है जिसमें इकोनॉमिकली जो एसेट है वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी इकोनॉमिकली यूजेबल, है ना, यूज करने के लायक है बाय वन और मोर यूजर, है ना, चाहे वो मेरे पास है चाहे वो आपके पास है, और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स विद एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय वन ऑफ द मोर यूजर, है ना, कि भाई मशीन है, अब मशीन इतने घंटे चल रही है, इतने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है आपको या मेरे को, टोटल मिला के, है ना, ये मान लीजिए पहले मशीन आपके पास थी, 80,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस करे, तो अभी एक्सपेक्टेड है कि 70,000 यूनिट्स और प्रोड्यूस कर देगी आपने जब मुझे सेकेंड हैंड बेची तो, ठीक है, तो मैंने जब खरीदी इसे तो उस समय एक्सपेक्ट प्रोडक्शन कितनी थी, 70,000,
तो कुल मिला के इकोनॉमिक लाइफ कितनी हो गई उसकी, 1,50,000 यूनिट्स। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक लाइफ का मतलब जितने साल एसेट बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी, चलिए उसके बाद यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ is a leased in useful life of leased asset is either the period over which the leased asset is expected to be used by the lessee। जितने साल के लिए लीज जो है, लीज एसेट जो है, लीज होल्ड एसेट जो है वो लेसी यूज करेगा। आपने मुझे 3 साल के लिए दी, या तो फिर 3 साल हो गए, ठीक है, ये यूजफुल लाइफ होगी लीज एसेट की, है ना। यूजफुल एसेट जो एसेट की लीज लीज्ड एसेट की सॉरी यूजफुल लाइफ कितनी हो गई, 3 साल हो गई। या द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी obtained फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट बाय द लेसी। या अगर यूनिट्स में है ना, कई बार नंबर ऑफ आवर्स में होती है, तो उसी हिसाब से हो गया, है ना। तो यूजफुल लाइफ कुल मिला के क्या हुआ, यूजफुल लाइफ क्या हुआ, जितने साल जो लीज्ड एसेट्स लेसी ने लीज्ड एसेट ली और उसको जितने साल के लिए लीज पे लिया, है ना। द पीरियड ओवर विच द लीज एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज, जितने साल एक्सपेक्टेड यूज किया जाएगा, वो क्या हो गया, यूजफुल लाइफ हो गई लीज्ड एसेट की। या फिर जितने यूनिट्स या क्वांटिटी या आवर्स यूज किया जाएगा लीज्ड एसेट को, किसके द्वारा, लेसी द्वारा। ठीक है जी, वो क्या हो गया, यूजफुल लाइफ हो गई लीज्ड एसेट की। अब बात करते हैं जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, और ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज is the aggregate of minimum lease payment MLP under a finance lease from the standpoint of view of the lessor and any unguaranteed residual value accruing to the lessor। ठीक है जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुई, ध्यान से सुनिएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, इन द लीज इज द एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ MLP अंडर ए फाइनेंस लीज पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। जो MLP हो गई एक तो, ठीक है जी, MLP में क्या क्या लिया, लीज रेंट लिया, ठीक है जी, लीज रेंट प्लस GRV, ठीक है जी, प्लस आपने क्या किया, एंड एनी अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एक्रूइंग टू द लेसर प्लस UGRV। ठीक है जी, तो ये इन तीनों को मिला के क्या हो जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अब आप सोचोगे कि सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और MLP एज पर द लेसर वो तो सेम हुआ, सेम हुआ, नहीं, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है जी, थोड़ा सा फर्क है, कैसे बताता हूं, रुकिए जरा। अब पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट समझ आ गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, इज द एग्रीगेट ऑफ MLP अंडर ए फाइनेंस लीज फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। लेसर में क्या था, लीज रेंट प्लस GRV, ठीक है। और मैं आपको जो बोल रहा हूं, यहां पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, UGRV नहीं है, ठीक है। किसमें UGRV किसमें इंक्लूड नहीं है, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या चीज है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, अभी हमने जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाली वो, एंड present value of MLP under a finance lease from standpoint of view of lessor and UGRV accruing to the lessor at interest rate implicit in the lease। एक्चुअली में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रॉस जो MLP होती है, मिनिमम लीज पेमेंट होती है, वो किस पे होती है? MLP एट प्रेजेंट वैल्यू होती है। प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी। और ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है ये विदाउट अप्लाइंग डिस्काउंट फैक्टर होता है। डिस्काउंट मतलब ये डिस्काउंट वाला डिस्काउंट नहीं, ये आप बोल सकते हो इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है जी। बिना इंटरेस्ट फैक्टर के जो वैल्यू होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जब हम इंटरेस्ट फैक्टर लगा देते हैं, डिस्काउंट फैक्टर लगा देते हैं, उसको अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है जी। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही समझिए, अगर ध्यान से अगर आप समझना चाहते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी। अभी हम इनके हिसाब से अभी तक चलें तो क्या कहा जा रहा है आपको? सिंपली सिंपली अगर समझने की बात करो आप, MLP में क्या हुआ? लीज रेंट प्लस GRV की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, सही बोल रहा हूं? ठीक। दूसरा, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू है? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। अब इन्होंने यहां पर भी देखिए क्या बोला था, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या है? डिफरेंस बिटवीन जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ द लीज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP अंडर ए फाइनेंस लीज फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। ठीक है जी, स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर एंड UGRV मतलब क्या है? ठीक है जी, UGRV एक्रूइंग टू द लेसर। अब जब हम लोग देखा जाए पढ़ रहे थे MLP एज पर द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू एंड लेसी, वहां पर भी ये लोग क्या लिख रहे हैं? जो भी लीज रेंट वगैरह मिला, इससे सर्विसेज की कॉस्ट जो मिली प्लस रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी टू द लेसर बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ लेसी और थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी। ठीक है, मतलब इन दोनों सिचुएशन में इनके हिसाब से तो अभी तक जितना आप लोग पढ़ रहे हो तो दोनों में MLP सेम ही हुई है ना, कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, MLP में अंतर ही नहीं आया लेसर और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। लेसी एंड लेसर पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सेम ही हुई। ठीक है। दूसरा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या कह रहे हैं? लीज रेंट प्लस GRV प्लस UGRV, इन तीनों का टोटल मिला के जो आ गया, ये क्या आ गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया। क्लियर। तीसरा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। इसको आप इन शॉर्ट अगर समझना चाहते हो तो ये ब्याज है, इंटरेस्ट है। अब ये क्या होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है
वो क्या होता है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। पहले जब मैं आपको सम करवाऊंगा तो पहले मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बारे में समझाऊंगा, फिर आपको आगे सम चलूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है जी। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात, ठीक है जी। नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इज द लीज, इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट द लीज लेस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। बताओ, वही आ गया वापस, है ना, घूम घुमा के। नेट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, ये मैं आपको जो प्रैक्टिकल आगे नेक्स्ट सेक्शन में समझाऊंगा तो वहां पर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। अब यहाँ पर कुल मिला के समझने वाली बात है कि लीज कितने टाइप की होती है। लीज कितने टाइप की लीज होती है? दो टाइप की लीज हमारे पास होती है। ठीक है जी, दो टाइप की लीज होती है। अब दो टाइप की लीज कौन कौन सी है? एक फाइनेंस लीज, एक ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज क्या है? कहते हैं ए लीज क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज इफ इट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू द ओनरशिप ऑफ एन एसेट। एक लीज को फाइनेंस लीज तब बोला जाता है जब इसके साथ संबंधित सभी या ऑलमोस्ट सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड किसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? चेक के लेसी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। टाइटल मे और मे नॉट बी इवेंचुअली ट्रांसफर। टाइटल जो है मतलब नाम, ऑनरशिप जो है वो हो सकता है ट्रांसफर ना की जाए। ठीक है जी, कागजों में नाम मेरा ही मान लीजिए हो सकता है बोले या नाम ही बोले। ठीक है जी, बट सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड किसको चले गए हैं? आपको चले गए हैं, मतलब लेसी को। अब ऑपरेटिंग लीज कौन सी है जी? कहते हैं लीज को ऑपरेटिंग लीज तब बोलेंगे इफ इट डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू द ओनरशिप। वेदर ए लीज इज ए फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। ठीक है जी, तो सिंपल होगा, जब कर दिए गए सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड तो फाइनेंस लीज, नहीं किए गए तो ऑपरेटिंग लीज। वेदर ए लीज इज ए फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज, इट डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन रेदर देन इट्स फॉर्म। है ना, कहता है ये फॉर्म से नहीं पता लगेगा कि ये फॉर्म अपना फाइनेंस लीज का है ये फॉर्म ऑपरेटिंग लीज का है। ये कहते हैं सब्सटेंस से पता लगेगा, जो एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे उससे पता लगेगा कि ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज, या सिचुएशन से पता लगेगा। ठीक है जी। अब सबसे मेन बात जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ ये फाइनेंस लीज है, ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं फाइनेंस लीज के जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये लीज फाइनेंस लीज ही है। नंबर एक, लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। 3 साल का लीज टर्म था। लीज टर्म के एंड में मैंने आपको बोला, मतलब शुरुआत में बात हुआ कि भाई लीज आपके और मेरे बीच में, लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भाई एंड में, लीज के एंड में ये एसेट आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी, मतलब लेसी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ एन एसेट टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो देखा जाए 3 साल के वो तो परमानेंटली आप ही की एसेट हो गई। जब क्लियरली ये तय हो गया कि भाई 3 साल के बाद ये एसेट आपकी ही हो जाएगी, है ना। आज देखा जाए नाम का ऑनर मैं हूं, रियलिटी में एक्चुअल ऑनर आप ही हो, तो इसलिए वो फाइनेंस लीज हो गई। दूसरा, द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट ए प्राइस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी sufficiently lower than the fair value at the date of option become exercisable such at the inception of the lease. It is reasonably certain that option will exercise. मैंने जो आपको प्राइस दिया, ऑफर जो किया कि भाई आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज ये एसेट 100 रुपए की ले लेना मेरे से, और रिजनेबली सर्टेन है कि आप लीज एक्सपायर होने के बाद ये एसेट खरीद ही लोगे। क्यों खरीद लोगे? क्योंकि लीज टर्म पे खत्म होने पे इस एसेट का फेयर वैल्यू कितना है? 125, मतलब हायर ही है जो भी वैल्यू हमने तय करी है। ठीक है, मतलब 125 रुपये का आपने तय किया, मैंने तय किया, और फेयर वैल्यू सॉरी था, हमें एक्सपेक्टेड है
बट मैंने आपको ऑफर कर दिया कि कम कम प्राइस पे ही ऑफर कर दिया कि आप खरीद लेना एक्वायर करने के लिए। तो इसलिए रिजनेबली सर्टेन है कि आप मतलब लेसी एक्सपायरी के बाद एसेट खरीद ही लेगा। ठीक है जी। द लेसी हैज़ द ऑप्शन, ऑप्शन है परचेज करने का, जो शुरुआत में ही दे दिया गया है ऑप्शन, और एक्सपेक्टेड है कि ये जो मार्केट प्राइस होगा उससे कम ही होगा। ठीक है। और लगता है कि आप एक्सरसाइज कर ही लोगे ऑप्शन। ठीक है। तो फिर ये लीज फाइनेंस लीज ही बन जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई देखा जाए आपको ऑप्शन ही दे दिया मैंने, आपको ऑप्शन, आप रेडी हो लेने के लिए, उम्मीद है पूरी। तीसरा, द लीज टर्म इज फॉर मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर। एसेट की लाइफ 5 साल थी, लीज टर्म कितना है? 4 साल, 4.5 साल। तो देखा जाए कि सब्सटेंशियल टर्म जो है, मैक्सिमम टर्म जो है वो कवर हो गया, मेजर टर्म जो है वो लाइफ जो है वो कवर हो गई एसेट की लाइफ लीज टर्म में, लीज लाइफ में ही। ठीक है ना, लीज पीरियड में ही यूज हो गई आ गई। तो देखा जाए वो क्या हुआ, उसमें वो लीज क्या हुई? फाइनेंस लीज हो गई। क्योंकि मेजोरिटी लाइफ तो आपने ही एसेट का इस्तेमाल किया, तो वो मालिक मैं कैसे हो गया? देखा जाए तो वो तो मालिक इनडायरेक्टली आप ही हुए, बेशक कागजों में नाम मेरा है ना। लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर। ये कॉपी हो गया ना, डुप्लीकेट हो गया। और लास्ट है, एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी अमाउंट्स एट लीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। मतलब जो एमएलपी है, मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है, वो या तो फिर उसके इक्वलेंट है एसेट की वैल्यू के, या उससे ज़्यादा है। ठीक है। एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी अमाउंट्स एट लीस्ट सब्सटेंशियली, मतलब मेजोरिटी पार कवर कर रहा है, या सारा कर रहा है, या ज़्यादा ही है। तो उस केस में देखा जाए, आपने एसेट की, मैंने लेसर ने लेसी से ब्याज निकाल के भी, इंटरेस्ट के साथ भी एसेट से इतना पैसा रिकवर कर लिया जो एसेट की कॉस्ट के बराबर है ना, जो फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट के बराबर है। तो फिर कहते हैं ये तो फाइनेंस लीज ही है। ठीक है जी। और लास्ट क्या है? द लीज एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर सच दैट ओनली द लेसी कैन यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन बीइंग मेड। मैंने आपको लीज पे दी वैन, और आपने उसमें इतना कुछ मैनिपुलेट कर दिया, सॉरी, उसमें इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दी जो क्या है, अब किसी और, कोई और इस एसेट को यूज़ करने के लायक होगा नहीं। ठीक है जी। आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो भी मेरे साथ एग्रीमेंट किया, आपने उस एसेट में बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर ली, बहुत सारी चेंजेस कर ली। अब कहते हैं नॉर्मल सिचुएशन में कोई और बंदा इस एसेट को नहीं लीज पे लेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी नीड के हिसाब से उसमें चेंजेस करी हैं। तो कहते हैं देखा जाए फिर इनडायरेक्टली वो एसेट आपकी ही हो गई। ठीक है। तो इन 5 सिचुएशंस में जो ये क्लियर कट इंडिकेटर्स हैं कि ये जो लीज होगी ये फाइनेंस लीज है, ना कि ऑपरेटिंग लीज। अब जब ये सिचुएशन नहीं है, देन फिर वो ऑपरेटिंग लीज हो गई। ठीक। तो ये क्लियर कट इंडिकेटर्स हैं जो इसमें फाइनेंस लीज में कवर होते हैं जो। अब इसके बाद कुछ और एडिशनल इंडिकेटर्स हैं विच इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन could also lead to a lease being classified as finance lease। अब ये कौन कौन से हैं, चलिए फटाफट देखते हैं, सिंपल है ये। इफ द lessee can cancel the lease and the lessor loses associated with the cancellation are borne by the lessee losses, sorry, क्या कह रहे हैं? अगर लेसी, कहते इफ द लेसी कैन कैंसल द लीज, लेसी कहते अगर कैंसिल कर सकता है लीज को, प्लस और जो लॉसेस होंगे लेसर को, जो भी लॉसेस होंगे लेसर को, ठीक है, वो कौन करेगा?
लेसी करेगा। तो फिर वो लीज भी क्या हो गई, फाइनेंस लीज हो गई। ठीक है जी। अगर लीज में मतलब एग्रीमेंट में एक ऐसी क्लॉज डाल दी गई कि भाई अगर कल को लीज आपने कैंसिल करी तो लेसर को जो भी नुकसान होंगे लीज को कैंसिल करने पर, वो कौन उसका भुगतान करेगा, लेसी करेगा। तो ये भी क्या हो गई, कहते हैं ये भी एक क्या है, साइन है, इंडिकेटर है किस चीज़ का, फाइनेंस लीज का। इफ गेन और लॉसेस फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द रेजिडुअल वैल्यू एक्रूइंग टू द लेसी, कि भाई कल को अगर वैल्यू कम हुई या ज़्यादा हुई है ना रेजिडुअल वैल्यू में, फॉर एग्जाम्पल इफ द लेसर if the lessor agree to allow rent rebate equaling most of the disposal of the leased assets at the end of the lease। ठीक है जी। मतलब अगर कोई गेन या लॉस होता है फ्लक्चुएशन से, किस कौन सी वैल्यू में, रेजिडुअल वैल्यू में, ठीक है, तो वो कौन बेयर करेगा, लेसी बेयर करेगा। इफ द लेसी कैन कंटिन्यू द लीज फॉर ए सेकेंडरी पीरियड एट ए रेंट विच इज सब्सटेंशियली लोअर देन द मार्केट वैल्यू। क्या बोला गया है कि अगर लेसी कंटिन्यू करता है लीज को सेकेंडरी पीरियड, मतलब पहले 3 साल के लिए रखा, फिर अगले पीरियड के लिए भी, ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए रेडी है वो, ठीक है, पर विच इज़ सब्सटेंशियली लोअर देन द, बहुत ज़्यादा कम है मार्केट वैल्यू से, तो मतलब वो इनडायरेक्टली हम कहते हैं उसको ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये कुल मिला के सभी इंडिकेटर्स हैं फाइनेंस लीज के। और इसके बाद कुछ डिस्क्लोजर आपको देने हैं लेसर को और कुछ लेसी को देने हैं। ठीक है जी। क्या डिस्क्लोजर देने हैं लेसर द्वारा, लेसर शुड इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ AS10 एंड गवर्निंग स्टैट्यूट, जो भी लॉ होगा उसके अलावा ये कुछ ऑपरेटिंग लीज मेक द फॉलोइंग डिस्क्लोजर फॉर ऑपरेटिंग लीजेस। ठीक है जी। क्या है, फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट्स ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, accumulated depreciation, accumulated impairment loss at the balance sheet date, प्लस डेप्रिसिएशन जो रिकॉग्नाइज करनी है P&L में, इम्पेयरमेंट लॉस जो रिकॉग्नाइज करना है P&L में, इम्पेयरमेंट लॉस अगर रिवर्स हुआ वो आपको बताना है, प्लस इसके अलावा फ्यूचर MLP अंडर द नॉन कैंसलेबल ऑपरेटिंग लीज इन द एग्रीगेट एंड फॉर ईच फॉलोइंग पीरियड। मतलब कुल मिला के आपको ये चीज़ें लर्न करनी है और लिखनी है ना, इसमें कुछ कंसेप्चुअल वाली बात है नहीं, आपको दिखाई दे गई होगी। ठीक है जी। उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, इम्पॉर्टेंट है सेल एंड लीज बैक का, इसका प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट उसी समय हम लोग इकट्ठा करेंगे। ठीक है जी। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब इसमें कुल मिला के आपको लीज, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, पार्टीज पता लग गई, लेसर, लेसी, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी दैट इज मिनिमम लीज पेमेंट, GRV, UGRV, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू, है ना, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई। अब इसी के बेस पर ही हम लोग आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है जी। क्योंकि यही चीज़ें बेस हो गए, वो आपको आगे मदद करेंगी। अब इसके बाद पहले हम लोग सबसे पहले करेंगे जो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, जो एक्चुअली में हमारे अकाउंट्स के सब्जेक्ट में सिलेबस में नहीं है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत डिटेल में, बट मैं आपको पहले 20-25 मिनट आपको पहले अच्छे से तसल्ली से इसका कुछ एग्जाम्पल के साथ करवाऊंगा, देन फिर हम अपने सम पर आएंगे। अदरवाइज आपको मान लीजिए सेकंड ग्रुप आप नहीं भी कर रहे तो फिर आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी बिल्कुल डायरेक्टली अगर मैं करवाता हूँ तो। इसलिए पहले हम प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट करेंगे, देन फिर हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे लीज वाले।